शेक्सपियर ने कहा था, या सवाल किया था आप कह सकते हैं, व्हाट्स इन द नेम, माने नाम में क्या रखा है इतना। लेकिन मीम शास्त्रियों से 2 लाइन उधार लेकर हम भी कहेंगे शेक्सपियर साहब कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। नाम बनाम नाम की बैटल कोई नाम मात्र की चीज़ नहीं है हिंदुस्तान में। नाम से फर्क तो पड़ता ही है, पीले को नीला कह देने से पीला नीला नहीं हो जाएगा, लेकिन पीले को बुरा तो लग सकता है और फिर भी हम बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए दर्शन को छोड़कर चलते हैं दक्षिण की तरफ। भारत का केरल राज्य अब अपना नाम बदलना चाहता है। नाम बदलने के यूँ तो भारत में ढेरों उदाहरण हैं। चेन्नई कभी मद्रास होता था, कोलकाता को पहले कलकत्ता कहते थे, आज जिस शहर का नाम मुंबई है उसे एक ज़माने में अंग्रेज़ बम्बई कहा करते थे। इन नामों की कहानी हमारे शो तारीख में हम आपको बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। केरल सरकार का कहना है कि राज्य का नाम ही बदल देना चाहिए, केरला से केरलम हो जाना चाहिए। सरकार के इस प्रस्ताव को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करके केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि राज्य का नाम अब बदल दिया जाए। प्रस्ताव एक बार नहीं बल्कि 2 बार पारित हो चुका है। कब कब? पिछले साल यानी 9 अगस्त 2023 को भी प्रस्ताव पारित हुआ था और इस साल 24 जून 2024 को भी पारित हुआ है। हालांकि पिछली बार कुछ टेक्निकल वजहों से केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। क्या थे वो टेक्निकल कारण, उन्हें जानेंगे और साथ में समझेंगे कि नाम बदलने में क्या दिक्कत आती है और लगता है कितना पैसा। केरल अपना राज्य क्यों बदलना चाहता है और नाम बदलने के लिए प्रोसेस क्या होता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आसान भाषा की इस ताज़ा किस्त में। सबसे पहले जानते हैं नाम बदलने की वजह। केरला या हम हिंदी भाषी जिसे केरल कहते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के इस डिमांड के पीछे जो वजह वो बता रहे हैं, मलयाली भाषा और अस्मिता सूबे की। केरलम मलयाली भाषा का शब्द है। 25 जून 2024 को छपी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला जो अंग्रेजी का शब्द है उसका रूट केरलम ही है। इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट में इस शब्द के इतिहास का भी जिक्र मिलता है। इस शब्द का सबसे पहला जिक्र सम्राट अशोक के एक रॉक एडिक्ट या शिलालेख में मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के सीमावर्ती इलाकों में 14 बड़े शिलालेख स्थापित किए थे। इन्हें मेजर रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है। इन रॉक एडिक्ट्स में सम्राट अशोक ने प्रजा के लिए कई संदेश लिखवाए। इनमें से ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं। इन्हीं शिलालेखों में से एक है रॉक एडिक्ट 2। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में एपिग्राफिस्ट यानी पुरालेखवेत्ता D.R. भंडारकर के हवाले से बताया कि इस रॉक एडिक्ट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, वो बता रहे हैं, Everywhere is the dominion of the king Priyadarshi, beloved of the gods as well as those of his frontier sovereigns such as चोल, पांड्य, सतियापुत्र, केतलपुत्र। माने हर जगह राजा प्रियदर्शी का आधिपत्य है। ये देवताओं और अपने पड़ोसी राजाओं जैसे चोल, पांड्य, सात्यपुत्र और केरल पुत्र के प्रिय हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अशोक के ज्यादातर शिलालेखों पर अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी लिखा है। इसका मतलब जो देवताओं का प्रिय है और सबको प्रेम की दृष्टि से देखता है, अशोक के बारे में लिखा है। अब इस रॉक एडिक्ट में जो केरल पुत्र शब्द है, इसका आशय चेरा वंश से है। चेरा साम्राज्य दक्षिण भारत का एक ताकतवर साम्राज्य था। इन्हें केरल पुत्र के नाम से भी संबोधित किया गया। अब ये हुई केरल नाम के सबसे पहले रेफरेंस की बात। अब हिस्ट्री को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बात करते हैं केरल राज्य के बनने की। 1920 के दशक में डिमांड उठी कि मलयाली भाषा बोलने वाले एरिया को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए। कौन सा एरिया? त्रावणकोर और कोच्चि की रियासतें और साथ ही मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले को शामिल करने की मांग उठी। लंबे समय तक ये मांग बनी रही, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने तक कोई काम हुआ नहीं खास। फिर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोच्चि की रियासतों को इंटीग्रेट कर दिया गया और एक नया राज्य बनाया गया, स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोच्चि। 1950 के दशक में देश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात हुई। इस पर विचार के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था फजल अली कमेटी। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर देश में फिर से राज्यों का गठन किया गया। सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र की नेहरू सरकार ने संसद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित किया। इस एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को केरल बना, जिसमें त्रावणकोर और कोच्चि की रियासतों के साथ मालाबार जिले को भी जोड़ा गया। त्रावणकोर के कुछ इलाके जो मलयाली भाषी नहीं थे, उन्हें तमिलनाडु में ट्रांसफर किया गया। नाम बदलने की मांग कब उठी? 25 जून को हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक नाम बदलने की मांग लंबे समय से ही चल रही थी। साल 2010 में केरल के तब के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद ने
केरल विधानसभा में पहली बार इस बाबत प्रस्ताव पेश किया, हालांकि तब वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद 2023 में केरल सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पास कराने में सफल रही और 2024 में दोबारा प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन इसके बाद भी नाम बदलने में अभी कुछ मुश्किलें बाकी हैं। क्या क्या, ये जानने के लिए चलते हैं और जानते हैं कि नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आप जान लीजिए। अगस्त 2023 में जब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, इसमें संविधान की 2 अनुसूचियों में अमेंडमेंट की बात थी। कौन कौन सी? पहली अनुसूची और 8वीं अनुसूची। इनमें क्या है? पहली अनुसूची में देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है और 8वीं अनुसूची में भारत की ऑफिशियल भाषाओं की लिस्ट है। इस प्रस्ताव पर तब केंद्र की तरफ से कहा गया था कि प्रस्ताव में कुछ टेक्निकल दिक्कत है। कैसी? केंद्र के हिसाब से बात यह थी कि संविधान की 8वीं अनुसूची का सूबे का नाम बदलने की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता थी ही नहीं। इसी कारण 2024 के जून में केरल सरकार ने एक नया प्रस्ताव पास किया और अब इसे फिर भेजा गया है केंद्र के पास। पहली अनुसूची में अमेंडमेंट के अलावा नाम बदलने के लिए और क्या करना होता है? किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के आर्टिकल 3 का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है और इसी के जरिए नाम बदलता भी है। क्या है ये और राज्य का नाम बदलने का प्रोसेस, इसे समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। तो देखिए, संविधान में जो आर्टिकल 3 है वो आपको स्टेट से रिलेटेड, स्टेट्स मतलब जो इंडियन स्टेट्स हैं, जो भारत के राज्य हैं, उनकी बाउंड्री ऑल्टर करने, कम करने, ज़्यादा करने, 2 को मिलकर के 1 बनाने, 1 से काट कर दूसरी ओर बनाने, या फिर उनके नाम को बदलने का जो पूरा प्रोसेस है वो वहाँ पर मिलता है। देखिए, अभी जैसे उन्होंने इसको भेजा है इनके पास, ये आपका जो यूनियन पार्लियामेंट के पास, कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है यूनियन पार्लियामेंट से कि आप एक असेंबली, आप एक, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हम इसका नाम बदलना चाहते हैं, आप उस पर इमीडिएट स्टेप्स लें। अब वो यूनियन पार्लियामेंट के पास आया है, यूनियन पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेकर के आएगी जिसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। तो ये किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? जनरली एक ब्रॉड व्यू ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें नहीं होता है कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है, इसमें केवल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जिसको हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, वो रिक्वायर्ड है। और उससे अगर यूनियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज इस लेजिस्लेटिव प्रपोजल को पास करें तो उसके बाद में इसको, अगर ऐसा होता कि उन्होंने असेंबली ने नहीं किया होता तो असेंबली के पास भेजा जाता, असेंबली का व्यू आने के बाद में उसको प्रेसिडेंट के पास में उनका एसेंट के लिए जो है भेजा जाता। अब जो नाम चेंज करने का जो प्रोसेस है वो कुछ जनरली इस तरीके से है, और इसमें जरूरी नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। कि जनरली क्या है कि जैसे अभी क्या है कि केरला स्टेट असेंबली ने रिक्वेस्ट किया है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 3 के अंडर एक लॉ पास करे, और ये सॉरी उसके अंडर एक लॉ पास करे जिसमें उसका नाम केरला से बदलकर वो केरलम करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसमें दूसरे तरीके से भी चीजें हो सकती हैं कि यूनियन पार्लियामेंट खुद से एक जो है लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेकर के आए कि हम नाम बदलना चाहते हैं, और उसके बाद में वहां से पास करने के बाद उसको स्टेट असेंबली के पास भेजे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्टेट असेंबली है उसका केवल व्यू लेना है, उसका व्यू बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी तरीके से। वो व्यू, मान लिया कल को अगर यूनियन इसको करना चाहता केरला से केरलम और केरला असेंबली उसको रिजेक्ट करती, तब भी यूनियन उसको जो है अडॉप्ट करके और उस नाम को चेंज कर सकता था। प्रोसेस समझने के बाद एक बार नजर डालते हैं खर्चे पर भी, क्योंकि पैसा तो हर चीज में लगता है। आखिर किसी राज्य का नाम बदलने में कितना खर्च होता है? साल 2006 का उदाहरण देते हैं। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। प्रोसेस वही था जो अभी आपने समझा, लेकिन नाम बदलने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना खर्च हुआ, इसकी पुख्ता जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका कुछ अनुमान मिलता है। 7 दिसंबर 2006 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी। उसके मुताबिक रविशंकर प्रसाद, जो भाजपा के तब सांसद थे, उन्होंने संसद में कहा कि उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम बदलने में 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केरल का नाम बदलने में कितना खर्च आएगा, ये भी फिलहाल अनुमानों की ही बात है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ तो कलकत्ता और मद्रास की तरह केरल को भी हमें एक नए नाम से बुलाने की आदत डालनी होगी। आदतों के बारे में शेक्सपियर ने कुछ खास कहा नहीं, इसलिए आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। इसे आकाश ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लर्निंग टॉक।